सर्वे का जो तरीका बनारस काशी में भी सर्वे का जो तरीका इन्होंने अपनाया था वो प्रोक करने, जैसे मस्जिद जा रहे हैं तो लग रहा है जैसे आप किला फतेह करने गए, इस्लाम मिटा रहे हैं, नहीं समझे? ऐसे ऐसे अफसर जाता है क्या? ऐसे वकील जाता है क्या? आप तरीका है गाड़ी से जाइए, गेट पर गाड़ी है, रोड पर उतरिए, अंदर जाइए। ये पद यात्रा कर रहे हो, नारा यात्रा कर रहे हो, तो प्रोवोक तो कर रहे थे। प्रोवोक किया जाएगा मुसलमानों, तुम्हारे घर के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे मदरसों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे झंडे को नोचे जाएंगे, प्रोवोक किया जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आपको इससे आगे की बात सोचनी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी ये मत सोच लेना कि हो गया बस खेल खत्म। अभी खेल शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी कई मस्जिदों के सामने हरकत होंगे। आप इसका काट क्या करोगे? ये बात सत्य है कि पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, लेकिन सवाल जो आपने किया ना बड़ा गंभीर सवाल है। आपको सपने में आया था क्या कि बाबर जो है वो संभल आया था, एक मंदिर को तोड़ के विशाल मस्जिद बना दी थी? ये सब मैंने वैसा बकवास है जैसे राष्ट्रवाद का नारा देकर हिंदुओं को एक करने की बात की जा रही है। ये भी बकवास है। आप लाख राष्ट्रवाद की बात करो, इतिहास को मिटा तो सकते नहीं। 5000 साल पहले इस देश में आर्यंस आए, ये किसी मुस्लिम इतिहासकार ने नहीं बताया, किसी दलित इतिहासकार ने भी नहीं बताया, किसी वामपंथी इतिहासकार ने भी नहीं बताया, और किसी क्रिश्चियन इतिहासकार ने भी नहीं बताई। बोला किसने? छाती ठोककर वोल्गा से गंगा तक किताब लिखी। बाल गंगाधर तिलक, आप लाल किला घूमने जाओगे या भारत के इस स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ोगे तो लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने। भारत के सपूतों में उनकी गिनती होती है। और पक्के ब्राह्मण और पंडित, जो नाम के आगे ठोक के पंडित लिखते हैं उसका भी नाम बताता हूं। पंडित राहुल, पंडित मैं बोल रहा हूं, सॉरी, महापंडित राहुल सांकृताई, उसकी किताब में है द आर्किटिक होम इन द वेदास बुक्स है। उसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि 5000 साल मात्र हुए हमें भारत में आक्रमण करके। मैं आया, यहाँ के मूल निवासियों को तहस नहस बर्बाद कर दिया हूं, मैं आया हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं महापंडित राहुल सांकृतायन। और ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, बाल गंगाधर तिलक, वोल्गा से गंगा तक किताब। उर्मिला थापर की भी किताब है। और एक पंडित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भैया हम लोग तो आर्यंस हैं, मात्र 5000 साल। ये 5000 साल का जिक्र ये मैं कह रहा हूं, और आप हमको कहते हो कि तुम तो 1400 साल से। अबे 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1500 साल। हम नहीं 1500 साल से, हमें तो जन्म का इस मिट्टी से साथ है। हम तो मूल निवासी हैं, बात समझिए। और जो मूल निवासी होता है, यानी जिसकी धरती अपनी होती है, धरती से उसको प्रेम होता है, उस धरती को वो स्वर्ग बनाना चाहता है, कभी उस पर फसाद नहीं फैलाना चाहता है, कभी उसको दागदार करना नहीं चाहता, कभी उसको वो किसी दंगे में नहीं झोंकना चाहता। पूरी बात जब तक आप मूल निवासी थे तब तक ठीक था, आप मुल्ला निवासी हो गए आप। हाँ, ये सवाल आपने सही किया। अब मुल्ला पे भी आपको ला देता हूं। जब आक्रमणकारी आए आर्यंस, तो मूल निवासियों से इनका लंबा टसल चला, लंबी जंग हुई है। अब मैं उधर नहीं अभी जाऊंगा कि कहां कहां जंगे हुई है, बहुत हिस्ट्री है, वो दलित हिस्टोरियन इस पर अपनी बात करते रहते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब ये परास्त होने के कगार पर आए तो इन्होंने फिर मंगोल की नस्ल से फिर बुलवाया बाबर को। महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया भैया, गुलाम सरवर के दादा परदादा ने नहीं बुलाया। और जब बाबर आया तो उस बाबर से कोई भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी का चच्चा और बाप नहीं लड़ा था। बता दे रहा हूं, जो अभी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी घूम रहे हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, मुल्ले को पाकिस्तान भेजाओ, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके दादा परदादा ने लड़ाई नहीं लड़ी, पानीपत की लड़ाई इब्राहिम लोदी ने लड़ी वो लड़ाई। मतलब बाबर को भी टक्कर हमने ही दिया था। और फिर जब टक्कर दिया और हम परास्त हो गए और बाबर जीत गया, तो बाबर का महिमा मंडन हमने नहीं किया। ये बाबरनामा सुना रहे हैं हमको, ये बाबरनामा किसने लिखी वो सुना रहे हैं हमको। और भारत का इतिहास नहीं बता रहे हैं कि मुगल के बाबर से लेकर
और आखिरी बहादुर शाह जफर उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, बहादुर शाह जफर जो जाके रंगून में मरे, वहां तक की पूरी हिस्ट्री एक एक थी। और जिसको ये क्रूर कहते हैं औरंगजेब, औरंगजेब की कितनी शादियां हैं, मैं एक दावत दे रहा हूं आपकी तरफ से। मंदिर मस्जिद आज अभी मैं बोलूंगा और संबल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात जानी चाहिए भारत के लोगों तक। जिसको औरंगजेब, अभी मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहांगीर की बात नहीं, शाहजहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो औरंगजेब की बात कर रहा हूं, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप इन्होंने लगाए। उस औरंगजेब की कितनी शादी थी, कौन कौन पत्नी थी, औरंगजेब बेटा किसका था, यह बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं। औरंगजेब की मां का क्या नाम था, हिंदू माँ का। फिर बेटा तुम्हारा मेरे देश को बर्बाद किया और तुम हमको सुना रहे हो का राम कथा। औरंगजेब से या मुगल के किसी से भी हमारा क्या रिश्ता भाई? आक्रमणकारी तुम, आक्रमणकारी वो। तुम्हारा दोनों का पारिवारिक भी संबंध है, प्रशासनिक भी संबंध है, और एक नहीं हजारों नाम है, हमारा कोई संबंध नहीं। तुम ड्रामा करते हो इस मुल्क में। मूल निवासी जब जागा, माता सावित्री बाई फूले के जमाने में शिक्षा की बात हुई तो हम रोकने गए थे, यही लोग रोक रहे थे। बाबा साहब को लड़ाई जो लड़नी पड़ी, ये एक किताब का हवाला देते हैं, वो मंडल भी है, कमंडल, वो ट्विटर पर बहुत रहता है, ठीक है, मछली वाला। अब जो भी है, उतना भी नहीं, वो कहता है प्रोफेसर है कि पता नहीं क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा प्रोफेसर है क्या है। मतलब हद की भी हद होती है यार। जो इतिहास एक किताब रख लिए, और जो गवर्नमेंट ने किताब लिखी, बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो गवर्नमेंट सरकार भारत की लिखी है, उसमें जो लिखा उसका वो हवाले नहीं देता। बहरहाल मैं एक बात बहुत करीने का रखना चाहता हूं, वो ये कि आप हिस्ट्री में जाइए स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की। बाबरी मस्जिद में, स्वतंत्रता से थोड़ा सा पहले ले जाऊं आपको, बाबरी मस्जिद में पहला हमला कब हुआ? उसकी दीवार पर कब हमला हुआ? 1934 में। क्यों हुआ? जरा सा हिस्ट्री उलट के देखिए। 1917 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अधिकार की बात सामने आने लगी, और जब साइमन कमीशन की बात आई, अंग्रेज जब इंसाफ करने लग गया, जिस अंग्रेज को कुरूर कह के मार के भगाए हो, भारत के दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ उसने बहुत न्याय किया। मगर बदनसीबी ये थी कि दलित आदिवासी मारा, बहुत मारा अंग्रेज को, जाके इंडिया गेट पे देख लीजिएगा। जिसके शिक्षा की बात किया था उसने, जिसके स्वास्थ्य की बात किया था उसने, वो बिरसा मुंडा ने भी तीर कम नहीं चलाया भगाने के लिए अंग्रेजों को। लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो साइमन कमीशन आया स्थितियों का मूल्यांकन करने। विरोध किसने किया? गांधी जी ने तो पूरी ताकत लगा दी थी। गांधी जी किसके प्रेशर में ताकत लगा रहे थे वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन उसी वक्त बाबरी मस्जिद की दीवार पर हमला किया जाता है। जब अधिकार की बात होगी तब मस्जिद मंदिर का मामला सामने आएगा। उसके बाद आ जाएगी मंडल कमीशन। आप तो याद होगा, अरे मंडल कमीशन तो लोगों को याद है, बीपी सिंह मर गए मगर याद तो है, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। उन्होंने कहा मंडल कमीशन को लागू करे, जो कांग्रेस दबा के रखी हुई थी, लागू नहीं कर रही थी। तो जब लागू कर दिया मंडल कमीशन, तो कौन है जिसने उसका विरोध किया और कौन है जो सरकार को गिरा के कमंडल लेकर निकल गया और मंडल की सारी ताकत को तहस नहस कर दिया और कमंडल जीत गया। कमंडल रथ यात्रा निकला, उस रथ पर आडवाणी जी, मोदी जी, योगी जी सवार थे। वो तमाम जी सवार थे जो आज भी जी ही बने हुए हैं। और उन्होंने मंडल के तमाम सपनों को, क्या 27% आरक्षण सबको मिल गया, सारे विभागों में नहीं मिला। अब रैलियां हो रही है, ओबीसी महासभा, दलित स्वाभिमान यात्रा, फला, वो उसी का काट है हिंदू एकता यात्रा, उसी का काट है हिंदू एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे। मसला असल ये है कि किसी भी कीमत पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना है। संविधान कहता है देना पड़ेगा, लेकिन मनुवाद कहता है नहीं देना है। से कहां पहुंच गए? मस्जिद से सीधा कनेक्शन है भाई, सीधा कनेक्शन है। ये इनके पास मुद्दे ही यही है काउंटर करने का। अभी आप देख लेना, बाबा बागेश्वर निकले हिंदू एकता यात्रा, एकता यात्रा करें, हिंदू एकता यात्रा, बाबा बागेश्वर जी। वर्ण व्यवस्था आपके यहां किसी मुगल ने नहीं थोपा, किसी अंग्रेज ने नहीं थोपा, किसी विदेशी ने नहीं थोपा। आप 5000 साल पहले वर्ण व्यवस्था लेकर आए, आपने ही अपनी किताबों में लिखा है। तू पैर से पैदा हुआ, तू पेट से पैदा हुआ, तू पीठ से पैदा हुआ, तू सर से पैदा हुआ, हमने नहीं लिखा। तो फिर आप उस किस एकता की बात कर रहे हो? और अगर एकता की बात है, वो गए थे एक चैनल में इंटरव्यू देने, पत्रकार ने पूछा आपकी बहन का मुसलमान से, नहीं बहन की शादी मुसलमान। हाँ, मैं अब इतना बोलना नहीं चाहता, तो लोग समझदार हैं भाई। तो हाँ वो तो होता है, वो तो मदद करें। अरे ये बाबा
जो अपनी बहन और अपने भाइयों को नहीं संभाल पाया, पूरे देश की बात कर रहा है, हिंदुओं को एक करने के बाद फर्जी लोग हैं ये। दलितों के रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? 15% सारे विभागों में हो गए क्या, क्यों नहीं बोलते? 7.5% आदिवासियों को सब जगह मिल गया, क्यों नहीं बोलते? आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा, क्यों नहीं बोलते? पिछड़ों को 27% मिल गया क्या, क्यों नहीं बोलते? जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो तो जातिगत जनगणना रोकने के लिए इनको मस्जिद चाहिए था। आरक्षण पर विवाद बहस न हो इसके लिए मस्जिद चाहिए था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मंदिर और मस्जिद है बहाना, दलितों का अधिकार है लूटना। इसके पीछे की ये कहानी है और कोई कहानी नहीं है। ये अधिकार लूटने की योजनाबद्ध रणनीति है। सवाल ये है कि जब सर्वे की टीम पहुंचती है तो पत्थर क्यों चलाया आपने? पत्थर जिसने भी चलाया, हम उसके अक्ल पर अफसोस है और उसके पीछे जो लोग भी थे हमें उस पर भी अफसोस है। मैं इस बात का हामी नहीं हूं। हाँ, अगर आपको ये लग रहा था कि अदालत ने गलत फैसले हम पर थोपे हैं, जो कि सच भी है, ठीक है, तो आपको 2-4 लाख मुसलमान जमा करके सर्वे रोकना चाहिए था। फोर्स तो वही तो रोकने के लिए गए। 5 हो जाएगा, 5 आदमी जाएगा पत्थर चलाने, ये रोकना हुआ। ये तो हुआ मधुमक्खी के छत्ते में। कहाँ 5 आदमी था आप देखें ना? 50 था, 100 था, संभल में 100 लोग हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं, बर्क साहब, जिनका बर्क और चर कुछ समझे में नहीं आ रहा, बर्क के माने बिजली होते हैं। बहरहाल ये बर्क साहब जुमा पढ़ने गए, तो जुमा पढ़ के भागे क्यों? वहीं धरना होना चाहिए था, वहीं होना चाहिए था जुमा के दिन। और उसी दिन पूरे मुल्क के मुसलमानों से आप आह्वान करते, मदनी साहब आप भी आइए, अरबी साहब आप भी आइए, फारसी साहब आप भी आइए, तौकुर रज़ा साहब आप भी आइए, और सज्जाद नुमानी साहब महाराष्ट्र चुनाव से अगर फ्री हो गए तो आप भी आइए। बात समझिए, आप सबको बुलाते नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर आते नहीं है। अलग अलग तंजीमें बनाकर अलग अलग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई बापू सभागार में जाकर रैली कर रहे हैं, ईमान और यकीन बचा रहे हैं कि क्या बचा रहे हैं, कि अपनी तादाद दिखा रहे हैं। ये तादाद दिखाओ और लोकसभा राज्यसभा में जाओ, तादाद दिखाओ और एमएलसी बनाओ। जब तक चलता रहेगा इस देश का मुसलमान लुटता आप मानते हैं कि उस रहेगा। मस्जिद को, जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, वहां पे पहले मंदिर था, बाबर ने तोड़ा है? बिल्कुल ही नहीं था, कोई इतिहास ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है। अरे वकील साहब पिटीशन, अरे वो बाप बेटा वाले वकील ना, हाँ। उनको लोकसभा जाना है, उनसे भी मन से पूछो, अकेले में बोलेंगे अरे ये सब तो नहीं, तो मुझे तो राज्यसभा जाना है। मैं उनको आज तक मैं कह चुका हूं, दिखाऊं वीडियो, मैंने आज तक में कहा घबराओ मत, आप राज्यसभा में चले जाओगे, थोड़ा दिन और लड़वा लो, 10-20 और कटवा दो। फिल्मों में होता है ना, वो अमरीश पुरी का नाम सुना ना, ये क्या करता है, 10-20 और करवा दे दंगे, 10-20 दंगे और अगर आपने करा दिया तो आप हो गए हीरो। ये बार बार कह रहा हूं कि लड़ाई के जो तरीके हैं भारत में 3। एक तो सामाजिक लड़ाई, आप वहां सांसद हैं, विधायक हैं, समाज आपके साथ नहीं है। क्यों नहीं? नॉन मुस्लिम जो हमारे क्या कहते हैं वैचारिक समानता वाले लोग हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं? कहां है समाजवादी विचारधारा के लोग, कहां है अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग? ये सवाल है। या तो आपने नहीं पूछा, तो अखिलेश यादव तो ट्विटर पे लिख रहे हैं ना। अखिलेश यादव, मैं मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, क्यों तुम पत्थर चलाए? तुम पत्थर क्यों चलाए भाई? तुमने अपने समान विचारधारा के लोगों को जमा क्यों नहीं किया? उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बताया कि वोट हम आपको देते हैं, सपोर्ट आपको देते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मरते हैं, आपका जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? सुनिए, आप मुसलमान के ऊपर जो है आरोप लगा रहे, तो गुलाम सरवर यहाँ पे बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं, तो गुलाम सरवर क्यों नहीं पहुंचे संभल? मैं बात कर रहा हूं, अभी आप ज्ञान दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी इस देश के मुसलमान है, इस देश के नागरिक हैं, संविधान आप भी मानते हैं। आप पत्रकार हैं, अगर आपसे लोग ये सवाल कर दे कि आप क्यों नहीं गए वहां ग्राउंड पर, हालात नहीं है, पहले समझिए कि हवा में तीर हम नहीं चला सकते। सच्चाई ये है कि जो तंजीमें हमारे यहाँ स्थापित हैं, जो स्थापित है, जिनको हक है, अभी वो उत्तराखंड के गांव में हल्द्वानी में जब मसला हुआ था तो 5 दिनों या 6 दिनों बाद जमीयतुल उलमा के लोग गए थे। अभी बहराइच जमीयतुल उलमा के लोग गए थे, जो एयरपोर्ट से वापस किया गया था, आपको वो भी याद होगा। तो पिद्दी नहीं पिद्दी का शेरवा गुलाम सरवर चला जाएगा? पहले इस बात को समझिए। मैं जो कह रहा हूं उस पॉइंट को आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपना पत्रकारिता वाला दिमाग हम पे लगा रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जाना आना आप छोड़ो, कहीं भी, मैं जहां हूं दिल्ली में, वहीं कोई पंगा हो रहा है, हाउ करके मुसलमान को हिलने देंगे, मुसलमान ने हुकूमत किया 500 साल, यही बात बोले जुमा के दिन, मुसलमान ने हुकूमत किया, नाम बताओ तो बोलेगा बाबर, लाहौल विला कुव्वत। ये मनुवादी लोग हैं, चाहे वो बर्क हो, सर्क हो, दर्क हो, मैं नहीं जानता। जो मुस्लिम लीडर बोलता है कि मैंने 800 साल 900 साल हुकूमत की, इनडायरेक्टली वो मोदी योगी आरएसएस का पिल्ला है, पिल्ला। तुमको शर्म नहीं आती?
उस मुगलों को कहते हो मेरे वंशज हैं, हो तुम वंशज, साबित करोगे? एक मुसलमान को खड़ा करो जो साबित कर दे कि मैं उसका वंशज हूं। फिर क्यों रट्टा लगाते हो? तुम रट्टा लगाते हो मतलब इनडायरेक्टली उन ताकतों को आमंत्रित करते हो, आ बैल मुझे मार। ठीक है, ऐलान डंके की चोट पर करो, इतिहास से साबित करो कि मुगल से हमारा कोई, मुगल से उनका रिश्ता जोड़ो, और जिससे आपका रिश्ता, हमारा रिश्ता भारत के मूल निवासियों से है। हमारे पूर्वज वहां से इधर आए उस व्यवस्था से, आप वहां से भाग रहे हो और वो हिंदू बन के एक कर रहे हो, आप मुसलमान बन के एक कर रहे हो। नहीं, इस देश में ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। आपको वैचारिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई। ये मस्जिद को मुद्दा समझ रहे हो, 5000 मस्जिद की लिस्ट है उनके पास, 3000 नहीं है। और 17,000 भी लिस्ट वो बना लेंगे तो आप क्या करोगे? एक बात बताओ। और 20,000 भी बना लेंगे तो आप क्या करोगे? वो तो लीड, उनको तो जैसे जैसे लीड मिलेगा, जैसे खून लग जाता शेर को या किसी को, तो वो तो वहीं शिकार करने जाएगा। अयोध्या इनका प्रयोगशाला था, अयोध्या में इनको सफलता मिल गई। तो क्या लग रहा है? अरे भाई, 2 सीट वाली भाजपा, शेर को जो है मुंह खून लगा है बाबरी मस्जिद से, तो क्या लग रहा है कि जो संभल की मस्जिद है वो भी जख्मी होगा? प्रयोगशाला मैं बता रहा हूं, अयोध्या में ये साबित हो गया भारतीय जनता पार्टी 2 से 300-400 पहुंच गई, 300-400 पार में पहुंची। फिर उसने काशी मथुरा छुआ, फिर उत्तर प्रदेश पे कब्जा हुआ, मध्य प्रदेश पे कब्जा हुआ, राजस्थान पर कब्जा हुआ, क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ पर कब्जा हुआ, बहुत हद तक झारखंड और बिहार पे भी इनका कब्जा हो चुका है, बहुत हद तक उड़ीसा पे पूरा कब्जा हो गया, महाराष्ट्र पे कब्जा हो गया, कर्नाटका में इनकी सरकार मिलजुल कर बन रही है, तो भारत के आधे से अधिक राज्यों में इनकी सरकार भी हो गई। केंद्र में इनकी मजबूत सरकार 10 साल चल चुकी है और 11वां साल उनका स्टार्ट हो चुका है। तो मजेदार प्रयोगशाला तो यह है कि मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठाओ और सत्ता पे मौज करो। अब आप समझिए, ये इनका एजेंडा। तो मस्जिद सौंप दीजिए ना उनको। ये तो बाबरी मस्जिद में कही गई थी, आप उल्टा आप में सवाल कीजिए। बाबरी मस्जिद में मुसलमानों का एक तबका कह रहा था, मैं इसीलिए कह रहा हूं, कह रहा था कि इस लड़ाई से, दावे से हमें पीछे हट जाए और एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाए, माने भारत के उस साधु संत के समाज से, जिससे आगे की दरवाजे, हिंदू समाज से आगे के, हिंदू साधु समाज, बड़ा ब्राह्मण समाज आप कहिए, उससे आगे के लड़ाई का दरवाजा बंद कर दिया जाए। जिसने ये बातें कही उस पर क्या क्या हुआ, मौलाना सलमान नदवी का हाल आपने सुना कि नहीं सुना? पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तंजीम से निकाला और नदवा ने मदरसे से निकाला। खैरियत यह है कि अगर भारत आजाद न होता तो गांव से भी निकाल दिया जाता। क्या फ्यूचर है संभल की मस्जिद का, आगे क्या होगा फ्यूचर? आप बार बार आप संभल की मस्जिद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरे भारत के मुसलमानों का भविष्य दांव पर है। मंदिर मस्जिद मुद्दा भारत के अल्पसंख्यकों को वहां ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से हम मुड़कर देखने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस मुद्दे को अगर खत्म करना है, अगर करना है, तो वैचारिक समानता रखने वाले अंबेडकरवादी लोगों को, समाजवादी यानी लोहिया, समाजवादी बोलते थे आप अखिलेश की तरफ चले, समाजवादी एक विचारधारा का नाम है, लोहियावादी, उस विचारधारा के लोगों को एक जगह लाकर, मिलकर एक फोर्स बनाकर इनको काउंटर करना पड़ेगा। और इस मुल्क में मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करके रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, बराबरी, अधिकार, सम्मान, इसकी बात जो है स्थापित की जाएगी, तब जाकर मसले का हल होगा। कहते हैं कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, कुछ नहीं, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। ये आप मत बोलोगे जितना। अच्छा, मोदी से पहले अडवाणी नेता थे, आप लोगों को पता है, आप मुसलमान को मैं बोल ही देता हूँ, बोलना। सर्वे की टीम के साथ जो वीडियो सामने आ रही है उसमें उत्तेजनक नारे लगाए जा रहे हैं। आप पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो सर्वे के साथ नारे लगा रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, कब सीखोगे? 100 साल के बाद सीखोगे। तुम्हें पता नहीं चला कि अयोध्या में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है कि काशी में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं भागलपुर में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा में क्या क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मुरादाबाद में क्या क्या हुआ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सवाल मेरा यही है कि तुम समाज के उस वर्ग को अपने साथ क्यों नहीं जोड़ पाते हो जिस वर्ग से जुड़कर उसका भी हित सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा भी हित। जिस वर्ग की बात कर रहे हैं वो तो कट्टर हिंदू है ना। अब जाइए गांव मोहल्ला में सर्वे कीजिए, सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले होना और हिंदू होना, बीजेपी तो मुसलमान भी अभी कुदरती में वोट दे दिया। हम दोनों बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले और हिंदू। नहीं, बीजेपी वाले तो शहनवाज भी है, कट्टर हिंदू भी है। बीजेपी होना ब्राह्मणिकल सिस्टम पर बिलीव करना, बात समझिए, जो मनुवादी सिस्टम है वो सिस्टम एक विचारधारा। असल में ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों दो चीजें। मैं वैचारिक बात कर रहा हूँ, बीजेपी के अंदर उदित राज थे कि नहीं थे, तब भी वो
वैचारिक दृष्टिकोण से अम्बेडकरवादी ही थे। लाख आप उनको गाली दीजिए, मैं तो करीब से जानता हूं, और इसीलिए वो टिक भी नहीं पाए, वरना जमीर बेच के और लंबा रह सकते थे। हालांकि जमीर बेच के बेचारे गए ही थे। पत्रकार साहब ने सवाल किया था कि जो सर्वे की टीम है उन्होंने जय श्री राम मैं वही लौट रहा हूँ। आरोप ये है कि पत्थर भी इसी वजह से चला है। मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, सुनिए। नहीं नहीं ना 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 ना, आपको भी इल्म नहीं है। सुनिए गजेंद्र जी, मसला सच्चाई ये है कि प्रोवोक तो किया गया उधर से, ये सच है, ये बात समझिए, मानिए। और सर्वे का जो तरीका बनारस काशी में भी सर्वे का जो तरीका इन्होंने अपनाया था वो प्रोक करने, जैसे मस्जिद जा रहे हैं तो लग रहा है जैसे आप किला फतेह करने गए, इस्लाम मिटा रहे हैं, नहीं समझे? ऐसे जावे, ऐसे अफसर जाता है क्या? ऐसे वकील जाता है क्या? आप तरीका है गाड़ी से जाइए, गेट पर गाड़ी है, रोड पर उतरिए, अंदर जाइए। ये पद यात्रा कर रहे हो, नारा यात्रा कर रहे हो, तो प्रोवोक तो कर रहे थे। प्रोवोक किया जाएगा मुसलमानों, तुम्हारे घर के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारी मस्जिदों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे मदरसों के सामने नारे लगेंगे, तुम्हारे झंडे को नोचे जाएंगे, प्रोवोक किया जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आपको इससे आगे की बात सोचनी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी ये मत सोच लेना कि हो गया बस खेल खत्म। अभी खेल शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी कई मस्जिदों के सामने हरकत होंगे। आप इसका काट क्या करोगे, मैं ये बोलना चाहता हूं। मैं अभी गया था ससुराल, मुसलमान कितना बदमाश हो रहा और ये मौलवी नाश कैसे कर रहा। मैंने देखा ससुराल में, मेरे गांव में सब गरीब लोग हैं, सबके घर पे झंडा, वही या रसूल अल्लाह वाला जो ईद मिलादुन नबी पे लगता। अब फिर ये बोलूंगा तो जो सुन्नी मसलक के मेरे दोस्त होंगे वो फतवा लगा देंगे। आज से 50 साल पहले मुसलमान नहीं था क्या? ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कोई भारत की धरती पे मुसलमान है क्या? तब तो झंडे मेरे घर में नहीं थे और किसी के घर में नहीं थे। तब आपने अभी मैं ट्रेन से आ रहा था, बरेली क्रॉस कर रहा था। एक घर ऐसा नहीं होगा, एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें झंडे न लगे हो। झंडे से मुसलमान बनाओगे? अबे झंडे वाले मुसलमान अगर बनोगे तो झंडे वाला भेज दिया जाएगा। मुसलमान ईमान वाले बनो। इन्होंने झंडे को, इन्होंने जुलूस को, इन्होंने जलसे को, जो हिंदू धर्म वाला कहता, हिंदू धर्म में भी जुलूस और झंडा ही धर्म है। इस्लाम को भी इन्होंने कहा जुलूस और झंडा ही धर्म है। नो, इस्लाम का जुलूस और झंडे से दूर दूर तक कोई झंडा तो हमारे मैदान जंग में रखा जाता, उसका कलर अलग है, उसका सब कुछ अलग है। बस मैं कहना इशारे में क्या चाहता हूं, जिन चीजों पर मेहनत करनी थी, बराबर में आपके दलित है वो नीला झंडा लगा रहा, बराबर में ब्राह्मण है वो भगवा लगा रहा, बराबर में मुसलमान है वो हरा लगा रहा। बांटने में आप भी पीछे हो क्या? कहीं पर समाज को बांट के इस भारत में रहोगे? अपनी आइडेंटिटी, तुम कह रहे हो कि ये आइडेंटिटी, झंडा आइडेंटिटी है, तुम्हारा किरदार आइडेंटिटी है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे लेन देन मामलात से होगा, तुम्हारी जुबान से होगा, तुम्हारी हरकतों माने नकल को लोग नोट कर रहे हैं, तुम्हारे नाप तोल को लोग देख रहे हैं, तुम्हारे मामलात को देख रहे हैं, तुम्हारी जुबान को देख रहे हैं। लेकिन जुबान तो सही है नहीं, मामलात तो सही है नहीं, नाप तोल तो सही है नहीं, झंडा लगा के रख दिया। ये झंडा लगाना भी एक फितना है। और फितना जो है, आखिरी बात फितने पर कह देता हूं, आप लोग भी लगता थक गए हैं, मैं तो थका नहीं हूं। फितने पर आखिरी बात कह देता हूं कि एक बहुत मशहूर शायर का शेर है, फितना सिर्फ झंडा लगाना नहीं है, नारा लगाना भी फितना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक शेर है बहुत मशहूर, हम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, नाहक पे उठे गर तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या है? नारे तकबीर भी फितना। ये शायर कहता। वो नारा जो सड़क पर लग रहा है, उसी शमशीर के दम पे तो आपने मंदिर को तोड़ा है। अरे भाई, वो सलवार वाले तलवार की बात करते हैं, उनको सलवार का इतिहास पढ़वाइए, हमको ये सब फालतू की बात बोलने में मत उलझाइए। मैं मुसलमानों से बार बार बात करता हूँ, आप हिंदू भाइयों की तरफ ले जाते हैं कि भाई वो आरोप उनका है कि आप तलवार के दम पर आए। तो इनके 50 हिस्टोरियन जो है, खुद अभी एक ओझा बहुत फेमस चल रहा, उसने भी इसके ऊपर बयान दिया है, हिस्ट्री का पार्ट बताया है। और एक पुनियानी है, वो बार बार बोलते रहते हैं, और कई इतिहासकार इस पर अपनी राय रख चुके हैं, इसलिए इस पर बहस करने की जरूरत नहीं कि जिन्होंने काटा था, और काटा था तो तुम्हारा ही था भाई, मेरा रिश्ता ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने लोगों को कहता हूँ, आपका रिश्ता नबी से, आपका रिश्ता रसूल से, आपका रिश्ता ख्वाजा से, आपका रिश्ता वली से, आपका रिश्ता सूफी से, आपका रिश्ता यहाँ सूफियों से अगर है तो आप भारतीय हैं। आपका रिश्ता अगर मुगल से है
तो आप भी आक्रमणकारी हैं। एकदम ये आखिरी बात मैंने कह दी। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जो जज साहब ने सर्वे का जो ऑर्डर दिया है, तो क्या लग रहा है कि वो जज साहब जो है वो वर्शिप जज साहब ने वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया है। हाँ। संसद में जो लोग हमारे सांसद महोदय हैं, हाँ। आज संसद चालू हुआ है, वो बाजाफ्ता वर्शिप एक्ट पर बहस कराएं। हाँ। या तो ये एक्ट समाप्त कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। देश को अगर बर्बाद तो ही 5 करना है- लोग मार नहीं, लेकिन जब कानून है ऑलरेडी, अभी खत्म नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं, हाँ। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑलरेडी पार्लियामेंट से पारित है, हाँ। अभी वो डिसॉल्व नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, तो फिर जज किस आधार पर सर्वे का फैसला दे रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। जज के खिलाफ ही मुकदमा होना चाहिए, ये मेरी मांग है।